Welcome students. Today we are going to study about economics chapter 2 sectors of the Indian economy. जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, किसी भी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन सेक्टर्स में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, ये तीनों सेक्टर्स मिलकर कैसे काम करते हैं। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स विभिन्न प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज बहुत लार्ज पैमाने पर प्रोड्यूस करते हैं। इन 3 सेक्टर्स में बहुत से लोग काम करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। अगला कदम यह होता है कि कितने लोग इस सेक्टर्स में काम करते हैं और कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाते हैं। इकोनॉमी में कुछ और सेक्टर्स भी हो सकते हैं जो टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में डोमिनेंट यानी हावी होते हैं, तथा दूसरे सेक्टर्स अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे होते हैं। नाउ हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर्स। एवरी सेक्टर्स की डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को हम किस प्रकार काउंट करते हैं और कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्शन को कैसे मेजर करते हैं। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करना असंभव काम है। यह न केवल बहुत बड़ा काम है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कार्स, कंप्यूटर्स, नेल्स और फर्नीचर्स की संख्या को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यह बहुत ही बेतुकी बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अर्थशास्त्रियों का यह सुझाव है कि गुड्स एंड सर्विसेज के एक्चुअल नंबर को ऐड करने के स्थान पर उनके मूल्य का यूज किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 kg गेहूं का मूल्य 80,000 रुपया होगा और 10 रुपीज़ पर नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपया होगा। इसी प्रकार तीनों सेक्टर्स के गुड्स एंड सर्विसेज के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद सम टोटल यानी योगफल निकाला जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ एक प्रिकॉशन बरतनी है। प्रोड्यूस्ड और बेची गई प्रत्येक गुड्स एंड सर्विसेज की काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करना ही उचित है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर किसी आटे मिल को 8 रुपीज़ पर केजी के दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को बेचा जाता है। बिस्किट कंपनी आटे के साथ साथ शुगर एंड ऑयल जैसी चीज़ों को यूज करके 4 पैकेट बिस्किट बनाती है। वह मार्केट में कंज्यूमर्स को 60 रुपीज़ में बेच देती है और यह बिस्किट पर पैकेट 15 रुपीज़ की दर से बिकती है, यानी पर पैकेट बिस्किट का रेट 15 रुपीज़ होता है। अतः बिस्किट ही यहाँ फाइनल गुड्स है जो कंज्यूमर्स तक पहुँचता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी चीज़ से कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और जब वह उपभोक्ताओं तक यानी कंज्यूमर्स तक पहुँच जाता है और कंज्यूमर्स उसे खरीद लेता है, तब वो फाइनल गुड कहलाता है और उसके मूल्य को जोड़ा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही काउंट क्यों किया जाता है। दिए गए एग्जाम्पल में फाइनल गुड्स के विपरीत गेहूं और आटे जैसी चीज इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स और सर्विसेज के निर्माण में यूज किया जाता है। फाइनल गुड्स के वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू पहले से ही इंक्लूड होता है। जैसे 60 रुपीज़ के बिस्किट जो फाइनल गुड्स है, उसमें पहले से ही आटे का वैल्यू 10 रुपीज़ इंक्लूड होता है। इसी प्रकार दूसरे इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू भी इंक्लूडेड होता है। गेहूं और आटे के वैल्यू को सेपरेटली काउंट करना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही चीज़ की वैल्यू को कई बार काउंट कर लेते हैं। पहले गेहूं, फिर आटे और फाइनल गुड्स बिस्किट के मूल्य को कई बार काउंट कर लेते हैं। साल भर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनका वैल्यू उस साल के लिए टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स कहलाता है। इन 3 सेक्टर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसके सम को जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री कहते हैं। यह किसी कंट्री में पूरे साल में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है। जीडीपी हमें बताता है कि किसी कंट्री का इकोनॉमी कितना बड़ा है। इंडिया में जीडीपी को मेजर करने जैसा डिफिकल्ट वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है।
यह डिपार्टमेंट इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सहायता से गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल नंबर्स और उनके कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और तब जीडीपी का एस्टिमेशन यानी अनुमान करता है। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। आमतौर पर ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के हिस्ट्री में यह देखा गया है कि विकास की प्रक्रिया इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है। जैसे जैसे फार्मिंग चेंज होती गई वैसे वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर समृद्ध होता गया। वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत फूड का अधिक उत्पादन होने लगा। बहुत से लोग डिफरेंट वर्क करने लगे। क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स की संख्या में वृद्धि होने लगी। बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा कई लोग ट्रांसपोर्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी एक्सेट्रा से जुड़े थे। फिर भी इस स्टेज में ज्यादातर प्रोड्यूस्ड गुड्स नेचुरल प्रोडक्ट्स थी जो प्राइमरी सेक्टर में आती थी और ज्यादातर लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। बहुत लंबे समय यानी 100 वर्ष से अधिक के बाद स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग की न्यू मेथड्स के प्रचलन से फैक्ट्रीज अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले फार्म में या खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत से लोग अब फैक्ट्रीज में काम करने लगे। फैक्ट्रीज में चीप रेट्स पर प्रोड्यूस गुड्स को लोग यूज करने लगे। टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से सेकेंडरी सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। इस कारण ओवर टाइम में भी काम होने लगा। इसका अर्थ यह है कि सेक्टर्स का इम्पोर्टेंस चेंज हो गया। पिछले 100 इयर्स में डेवलप्ड कंट्रीज में सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में शिफ्टिंग होने लगी। सर्विस सेक्टर टोटल प्रोडक्शन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर में भी काम करने लग गए। यह पैटर्न डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली ऑब्जर्व किया जाता है या देखा जाता है। इंडिया में भी इन 3 सेक्टर्स के प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कितने हैं? विगत वर्षों में क्या डेवलप्ड कंट्री के जैसा ही इंडिया में भी यह पैटर्न देखा गया है? यह हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।